मतलब आपको वाला यंग मेल में बहुत कॉमन था, B27 जेनेटिक मार्कर था इसका, है ना। और आपके कौन से जॉइंट में कॉमन था, सैक्रोइलियक जॉइंट में। एंकलाइजिंग का मतलब यही था कि स्टिफनेस, स्पॉन्डिलाइटिस यानी इन्फ्लामेशन प्रेजेंटिंग विद बैक पेन एंड स्टिफनेस। और हमने बात करा था ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा दर्द कब होता था, जब ये आराम करते थे। जब सुबह सो के उठते थे तो बहुत दर्द होता था, लेकिन कुछ काम कर लेते थे तो रिलीफ मिलता था। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहां पर एक्यूमुलेट होते थे, तो काम करने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था, तो पेन कम होता था। चीजों अब सब डला हुआ है, जाके नई चीजें याद आती तो रिवाइज करा करो, तो सारी चीजें आपको फिर से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको लिख के नहीं आना कि ये पेन क्यों कॉज कराता है वो तो जब एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस पूरा पूछा है तो वही समझा के आना है, यहाँ तो सिर्फ आपको पूरा सा लिख के आना है। डीजनरेटिव में ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरा हम पढ़ चुके हैं, वो भी आपका डीजनरेटिव। अच्छा, उसमें क्या लिख के आ सकते हो, स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस भी तो आपका क्या है, डीजनरेटिव चेंज है। स्पॉन्डिलोसिस का प्राइमरी ऐसे लिख के आना, प्राइमरी स्पॉन्डिलोसिस। सेकेंडरी वाला तो आपका किस में आ सकता है, कंजेनाइटल या उसमें कोई ट्रोमा वोरोमा हो गया तो उससे हो गया हो। तो प्राइमरी स्पॉन्डिलोसिस हो गया आपका डीजनरेटिव में, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक है। और है ना ये सारी चीजें, वो ओल्डर एज में पीआईवीडी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर में क्या क्या लिख के आ सकते हो, ओए लिख के आ सकते हो, है ना। प्रोलैप्स्ड डिस्क यानी पीआईवीडी, पीआईवीडी होता है ना ओल्डर एज में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपको याद भी हो, मैंने कहा भी था स्पॉन्डिलोसिस में तो पीआईवीडी होना बहुत चांसेस होते हैं, और स्पॉन्डिलोसिस में आगे चल के स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये पूरा मैंने उस चैप्टर में समझाया, जाके रिवाइज करना कैसे, ठीक है। तो प्रोलैप्स डिस्क, जब डिस्क अगर पीछे की तरफ निकल आई तो वो भी आपकी नर्व को इंपीच करेगी, और बहुत कॉमन पॉइंट होता है पेन का वो, है ना। जैसे मैंने लंबर डिस्क डिसीज पढ़ाया था पूरा चैप्टर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया लंबर डिस्क डिसीज में कि कैसे, और पूरा का पूरा पीआईवीडी भी पढ़ाया है, तो उसमें पूरे में अच्छे से मैंने बताया कि कैसे पेन कॉज करता है, उसको समझना। स्पाइनल स्टेनोसिस होने का मतलब क्या होता है कि जो फोरामिन, न्यूरल फोरामिन है, उसके अंदर से जो स्पाइनल कैनाल निकल रही है, और ये न्यूरामिन फोरामिन है, इसमें क्या हो जाए, ये कैनाल शॉर्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से स्पाइन दबने लग जाए। बहुत सारे रीजन है। डिजनरेटिव में क्या पढ़ के आए थे कि जो जैसे स्पॉन्डिलोसिस में जो बोन की टूट रही थी, ऑस्टियोफाइट्स टूट रही थे, वो कहाँ, इस कैनाल में जाके एक्यूम जाके यहाँ पर हो जाते थे इकट्ठे, तो है ना, तो सब एक साथ आ जाते थे, और जिसकी वजह से क्या, कैनाल शॉर्ट हो जाती थी और दबती थी। तो स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यही होता था, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल में अकर इन दी होल ऑफ द लंबर स्पाइन। इट मे गिव राइज टू, कब करेंगे क्या, जो अगर इस जगह में फंस गए तो यहाँ जगह तो है नहीं है, तो कैनाल को प्रेशर करेंगे, नर्व दबेंगे। इट मे गिव राइज टू प्रेशर और टेंशन ऑन द नर्व ऑफ द कॉर्डा इक्वाना और लंबर नर्व रूट। कॉर्डा इक्वाना, अच्छा लंबर नर्व रूट और कॉर्डा इक्वाना क्यों बोला, क्योंकि जो लंबर की नर्व रूट होती है नंबर बोलते हैं, कॉर्डा इक्वाना मतलब L5S1 की नर्व रूट। L5S1 की जो नर्व रूट निकलती है उसे कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम बोलते हैं। इसको कंप्लीटली कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम सब कुछ मैंने आपको लंबर डिस्क डिसीज में पूरा एक्सप्लेन करा था, क्या कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम होता है, कैसे होता है, किस तरीके से, तो वहां पे जाके पूरा इसको आप देखना। इट मे गिव राइज टू प्रेशर और टेंशन ऑन द नर्व रूट ऑफ कॉर्डा इक्वाना, L5S1 और लंबर नर्व रूट यानी L1 से L5 के पीछे, लो बैक की बात हो रही है। टिपिकली द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन रेडिएटिंग डाउन दी लोअर लिम्ब, हमने बात करा कॉर्डा इक्वाना में तो बहुत होता है। अगर L4 L5 में अगर आपकी नर्व रूट दबती है तो उसको भी sciatica बोलते थे, और L5S1 में उसको भी sciatica। L4 L5 में आपको बताया था कि जनरली जो नर्व दबती है उसके सिम्टम्स कहाँ आते थे, आगे वाले पार्ट पे, जैसे एंटीरियर ऑफ थाई, पीविलियस एंटीरियर मसल्स पे, डॉर्सीफ्लेक्सर्स पे। और अगर L5S1 पे दबती थी तो जनरली सिम्टम्स कहाँ आते थे, लो बैक पेन, बटक्स पे, है ना, थाई मसल पे, काफ मसल पे, प्लांटर फ्लेक्चर, इन सब पे ज्यादा सिम्टम आते थे L5S1 पे। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ। तो रेडिएटिंग डाउन दी लोअर लिम्ब ऑन वॉकिंग सम डिस्टेंस एंड इज रिलीव्ड बाय टेकिंग रेस्ट, क्योंकि डिजनरेटिव चीज है। डिजनरेटिव चीज तो हमेशा जितना आप आराम करोगे आपको उतना ही आराम मिलेगा, और जितना आप काम करोगे उतना ही ज्यादा पेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिजनरेटिव वाला पार्ट हो गया। अब हमारा बचा है जैसे न्यूप्लास्टिक में जैसे बोन ट्यूमर्स, तो बोन ट्यूमर्स भी हमारे क्या कराएंगे, पेन कॉज कराएंगे, पूरा बोन ट्यूमर भी पढ़ चुके हैं। तो बोथ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अकर इन द स्पाइन एंड द स्पाइनल कैनाल। बोथ बेनाइन भी पेन कॉज करा सकते हैं, और मैलिग्नेंट, बेनाइन जो वहां पर है और मैलिग्नेंट जो फैलते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर्स में जो देयर आर अनकॉमन, ये इतने बेनाइन वाले इतने पेन कॉज नहीं कराते जितने मैलिग्नेंट वाले कराते, जो फैलते हैं वो पेन ज्यादा कौन कराते हैं। जैसे ऑस्टियोडोस्टियोमा इज द कॉमनेस्ट बोन ट्यूमर ऑफ द स्पाइन। ऑस्टियोडोस्टियोमा कॉमनेस्ट बोन ट्यूमर है स्पाइन का। हम दोनों ट्यूमर पढ़ चुके हैं, बोन ट्यूमर भी पढ़ चुके हैं और स्पाइनल ट्यूमर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनको भी रिवाइज करना, उनमें कैसे वो कौन कौन से उनके टाइप होते हैं, क्योंकि वो पूरे अकेले खुद में 14 मार्क्स में आते हैं,
8 मार्क्स में बोन ट्यूमर, स्पाइनल ट्यूमर. इट कॉज सीवियर बैक पेन स्पेशली एट नाइट. मेनिंजियोमा इज मेनिंजियोमा कहाँ का होता था, मेनिंजिस का बोन ट्यूमर, ठीक है. इज अ कॉमन इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर विच प्रेजेंट्स विद बैक पेन और रेडिएटिंग पेन. मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन से, जो हमारे ट्यूमर फैलते हैं, जो मेलिग्नेंट होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा इज द कॉमनेस्ट प्राइमरी मैलिग्नेंसी ऑफ द स्पाइन. मेटास्टेटिक, और जो उनसे अब कोई चीज फैल रही है तो क्या होगा, वो सब जगह फैलेगी तो वो आपकी कैनाल को क्या कंप्रेस करेगी. तो मेटास्टेटिक डिपोजिशन आर एक्सट्रीमली कॉमन इन द स्पाइन स्पेशली विद द वर्टिबल वेनस प्लेक्सस. जो वहां पर वर्टिब्रा का वेनस प्लेक्सस होता है उसमें वो फैल जाती है और पूरे में इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करती है, और जिसकी वजह से आपके वहां पर चीजें कंप्रेस होती हैं और पेन क्रिएट होता है, ठीक है. ये सब मैंने आपको, जब बोन ट्यूमर पढ़ोगे तो वहां पर मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है. है ना. अब हमारे अगले बच्चे मेटाबॉलिक. मेटाबॉलिक में आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया. अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लो, ठीक है. जो चीज वो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है. ऑस्टियोमलेशिया होता है लैक ऑफ, देखो एम मलेशिया यानी मिनरल्स, लैक ऑफ मिनरल्स टू द बोन, इट दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया. व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, उसको मैं बताता हूं. देखो ऑस्टियोपोरोसिस ना ये जनरली होती है आपकी एज डिजेनरेटिव, एज हो जाती है ना उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है. ऑस्टियोमलेशिया आपको जनरली किसी भी एज में देखने को मिल जाती है, और सबसे कॉमन मालूम कब मिलती है, प्रेग्नेंट वुमेन में. जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. क्या देखो, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया का मतलब होता है कि जो बोन को बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है, कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है. अब वो मिनरल्स की जब क्वांटिटी लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बोन आपकी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है. क्योंकि ये मिनरल्स क्या करते हैं, बोन को हार्ड करते हैं, टाइटिन करते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. और इन मिनरल्स की कमी होने की वजह से बोन कैसी हो जाती है, सॉफ्ट. तो वो भी आपकी पेन का एक कॉज हो सकती है. और ये प्रेग्नेंट वुमेन में देखो बहुत ज्यादा मिनरल्स की जरूरत होती है, इसलिए ध्यान रखना प्रेग्नेंट वुमेन को. इसलिए जब उनकी डाइट होती है ना, जब उनको डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में मेडिसिन लिखते हैं तो बहुत सारी कैल्शियम्स की, आयरन की टेबलेट लिखते हैं, उनको बोलते हैं खाओ. क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फीटस है, जो बेबी है, उसको भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए. तो बॉडी तो उतनी मिनरल्स बना रही है, तो बेबी के पास पहुंच जाते हैं तो माँ को कमी हो जाती है. इसलिए माँ को बहुत सारे ऐसे ड्रग के थ्रू मल्टीविटामिन, मिनरल्स वगैरह ये दिए जाते हैं. इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया. किसी भी एज में हो सकती है. बोन मिनरल्स की कमी है, कोई भी रीजन हो सकता है. मैंने प्रेग्नेंट में बहुत कॉमन होती है इसलिए मैंने उसको आपको अच्छे से समझा दिया. बाकी बोन में मिनरल्स की कमी तो कभी भी हो सकती है ना. बच्चों में बहुत देखी होगी आपने, बोलते हैं मिनरल्स की कमी है, बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को कैल्शियम की बोन खिला, वो कैल्शियम की टेबलेट्स दी जाती हैं. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है फिर सर, ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन आपकी बन जाती है पोरस. कैसे, देखो मैंने आपको बताया था ना, हमेशा दो प्रोसेस होती हैं कि हर बार जो सेल्स हैं, जो न्यू फॉर्म सेल्स है और डेथ सेल है, यानी आपके बॉडी में हर समय नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल टूट रहे हैं. सेम उसी तरीके से जो आपके बोन्स हैं उनके भी नए सेल बनते हैं, पुराने सेल टूटते हैं. क्या उनका एक सिस्टम होता है कि अगर एक सेल नया बन रहा है तो एक पुराना सेल टूटेगा, ठीक है. यानी एक पुराना सेल अगर मरेगा तो एक नया सेल बनता है. अब क्या होता है, ओल्डर एज में गड़बड़ मालूम क्या हो जाती है, गोल्डन एज में क्या आपको मालूम है, गोल्डन एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चीजें स्लो हो जाती हैं. कि चीजें मर तो अपने समय पे पूरी रही हैं मगर इतनी स्पीड से बन नहीं पा रही. सपोज कैसे, यंगर एज में तो ये है कि दो सेल अगर आपके सपोज मर गए, दो सेल मर गए तो दो ही बन गए आपके, आज जैसे हमारा. लेकिन एज में क्या होता है कि दो मर तो गए मगर दो बन नहीं पा रहे, एक ही बन रहा है. एज के साथ चीजें डिले होना स्टार्ट हो जाती हैं. जो बॉडी की मैकेनिज्म है डिजेनरेटिव के साथ, तो वो इतनी तरीके से अच्छे से काम नहीं करती. तो वहां पर मर तो दो सेल गए, बना एक ही. तो उससे क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पोरस हो जाती है. मतलब जितनी स्पीड में सेल्स की डेथ हो रही है उतनी स्पीड में नए सेल नहीं बनते. और ये कौन सी चीज है, ये एज रिलेटेड चीज है. इसमें भी बोन बहुत कमजोर है, इसलिए तो बुढ़ापे में बोलते हैं बोन फ्रैक्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और इजिली फ्रैक्चर हो जाते हैं, पेन होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा था ऑस्टियोपोरोसिस को लेके हमने बात करी. ऑस्टियोमलेशिया ये भी है ना, बोन अगर, क्योंकि तो बोन तो दोनों में कमजोर हो रही है, बोन कमजोर होगी तो आसपास के मसल्स अराउंड सब पे प्रेशर पड़ेगा, पेन होगा. मिसलेनिया ना, ये सारे हो गए. मिसलेनियस में आपका कौन से हो गए, बैड पोस्चर. पोस्चर हमेशा याद रखना. देखो पोस्चर के बारे में भी हम आगे बात करते हैं. और जैसे कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम बात कर चुके हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया आर कॉमन कॉज
और बैक पेन, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बात कर चुके। फैसेट आर्थोपैथी, ये बहुत है, ये भी इसको अच्छे से समझो। फैसेट आर्थोपैथी क्या होती है आप जानते हो, दो वर्टिब्रा के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है, फेसेट जॉइंट बनता है। कैसे बनता है कि अगर सपोज ये आपका L4 है और ये L5 है, तो कैसे फेसेट जॉइंट बनेगा, क्या बोलेंगे हम कि इंफीरियर inferior facet of L4 is articulated with the superior facet of L5, क्योंकि L4 का नीचे वाला L4 का जो इंफीरियर फेसेट है वो किससे आर्टिकुलेट होगा, L5 के सुपीरियर फेसेट से। ये फेसेट जॉइंट हमारे बनते हैं। अब ये और अब जो मोबिलिटी कर पा रहे हो, ये सब कुछ कर पा रहे हो किसकी बदौलत कर पा रहे हो, फेसेट जॉइंट की तो बदौलत कर पा रहे हो। अब अगर ये फेसेट जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई तो फिर पेन तो होगा, क्योंकि आप जैसे ही मोबिलिटी करोगे तो पेशेंट को अच्छा खासा पेन होगा। तो फेसेट जॉइंट में तीन चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक होता है फेसेट आर्थोपैथी। फेसेट आर्थोपैथी, आर्थोपैथी का मतलब होता है डीजनरेशन ऑफ फेसेट जॉइंट। ये होता है जनरली, आपने स्पॉन्डिलोसिस पढ़ के आए थे, उसमें पढ़ा था कि जो जॉइंट है डीजनरेट ही कर जाए, है ना। जॉइंट डीजनरेट कर गया तो आप मूवमेंट करोगे तो पेन कॉज होगा, तो जॉइंट ही डीजनरेट कर जाए। दूसरा होता है सबटल अर्थराइटिस, ये नाम ध्यान रखना, सबटल, SUBTLE, सबटल अर्थराइटिस। इससे क्या समझ आ रहा है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है इस जॉइंट का, कोई भी रीजन हो, जिसकी वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं, उस रीजन की वजह से अगर यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाए तो फिर उससे क्या मोबिलिटी आपकी चली जाएगी और पेन कॉज होगा। और थर्ड वन होता है माल डेवलपमेंटो। माल डेवलपमेंट मतलब कि बचपन से ही ये जॉइंट प्रॉपर बन ही नहीं पाया, माल डेवलपमेंट था, ये जॉइंट ही नहीं प्रॉपर बन पाया, तो उसको मालूम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेसिट ट्रॉफी। ये 2 मार्क्स में पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, फेसिट ट्रॉपिज्म, फेसिट ट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि फेसेट आर्थोपैथी, यानी कि फेसेट आर्थोपैथी पहला मतलब क्या कि डीजनरेशन हो जाए फेसेट जॉइंट। सबटल अर्थराइटिस का मतलब होता है जो फेसेट जॉइंट है उनमें कोई अर्थराइटिस होने लग गया, है ना, इन्फ्लामेशन। और आर्थोपैथी है तो इन्फ्लामेटरी, तो इन्फ्लामेशन तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो आप फेसेट जॉइंट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ डीजनरेटिव डिसीज, और कोई माल डेवलपमेंट हो गया तो उसे बोलते हैं फेसेट ट्रॉपिज्म। याद रखना कि बचपन से ही ज्वाइंट था वो फेसेट ज्वाइंट, वो प्रॉपर बना ही नहीं, और जब प्रॉपर बनेगा नहीं तो वो भी एक पेन का आपके कॉज बन जाएगा, ठीक है। अब जितने ये सब हमारे खत्म हो गए कॉज, हमने बहुत सारे कॉज कर लिए। वैसे तो अगर हमने जितने टॉपिक अभी तक पढ़े हैं हम उतने ही अगर कर लेना तो पता नहीं, अभी तो उनमें तो हमने कम से कम आधे ही करे हैं जितने अभी तक पढ़े हैं। तो जितना हमने लिख लिया वो मोर देन इनफ है, 14 मार्क्स में पढ़े, इतना भी बहुत है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। कैसे करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन, 2 पोजीशन में करोगे, एक तो पहले खड़े करके करोगे स्टैंडिंग पोजीशन में, और दूसरा आप करोगे प्रोन पोजीशन में लिटा के, ठीक है। स्टैंडिंग में क्या करोगे, स्टैंडिंग में सबसे पहले देखते हो आपकी पोजीशन, कैसे बंदे को ऐसा सामने खड़े करते हो और उसके फिर आप पीछे से देखते हो कि उसका पोस्चर देखते हो कि पोस्चर ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो हम पीछे पोस्चर वाला पॉइंट छोड़ के आए थे उसे हम यही समझेंगे कि बंदे का पोस्चर, उसका इसका एक सबसे बड़ी टेक्निक अच्छी चीज होती है कि जब आप उसके पीछे खड़े होगे तो उसका जो ऑसिपिट का जो सेंटर ऑफ ऑसिपिट होता है, ये आपका, ये पीछे आपका क्या रखा हुआ ऑसिपिट, इसका जो सेंटर होता है, जो सेंटर ऑफ ऑसिपिट है, उससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, और वो लाइन आपके नेटल क्लेफ्ट तक, आपका जो नेटल क्लेफ्ट है उसके, ये यहाँ पर जो आपके नेटल क्लेफ्ट होता है, ये जो आपका नेटल क्लेफ्ट होता है यहाँ पर, इससे बिल्कुल वो लाइन इमेजिनरी एकदम सीधी आ रही हो। ये लाइन कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन इधर उधर हो गई इसका मतलब क्या है कि पोस्चर आपका डिस्टर्ब हो गया। तो याद रखना है ऑसिपिट से लाइन बिल्कुल सीधी आके आपके नेटल क्लेफ्ट तक आनी चाहिए, इस तरीके से। ये देखो, ये तो इनकरेक्ट गुड पोस्चर, गुड पोस्चर का यहाँ ऑसिपिट के सेंटर से लिया, और ये देखो सीधी यहाँ नेटल क्लेफ्ट के यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये तो अंदर से आप देख नहीं पाओगे, आप तो बाहर से देखो, उसमें तो लाइन इन्होंने अंदर से बना के रखी। जब आप बाहर से देखोगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये सेंटर ऑफ ऑसिपिट है, इस पॉइंट पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई जो कि आपको दिख रहा है कि जो नेटल क्लेफ्ट है ये इस पॉइंट पर, यहाँ से वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और नीचे सीधी जा रही है। देखो इस पर्सन में नहीं जाएगी, इस पर्सन में देखो लाइन यहाँ से निकाली तो वो कहाँ आ रही, इधर, वो शोल्डर में आ गई बीच में और ऐसे निकल जाएगी। जब ये, तो ये क्या बैड पोस्चर है, ये गुड पोस्चर है कि नेटल क्लेफ्ट, अगर क्योंकि ये ऐसा होता है जब पेशेंट को पेन होता है ना तो वो अपना खुद पोस्चर, अपने आपको आदत होती है, आपको थोड़ा भी आपके पैरों में दर्द होने लग जाए तो आप कैसे चलने लग, टेढ़े मेढ़े चलने लग जाओगे। जिधर आपको पेन हो रहा है तो आप दूसरी साइड अपने आपकी बॉडी को बेंड कर लोगे, क्योंकि मसल स्पाजरी पेन हो रहा है तो वो अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, डिस्टर्ब्ड कर लेता है अपनी बॉडी को। तो ये पोस्चर देखना बहुत जरूरी होता है। पोस्चर देख के समझ जाओगे अच्छा इसको लो बैक एक हो रहा है, ये पोस्चर उसका डिस्टर्ब हो रहा है।
हमेशा याद रखो, देखो जब बुक में पढ़ोगे ना तो गुड पोस्चर की एक डेफिनेशन है, बैड पोस्चर की एक डेफिनेशन है। जब रियल लाइफ में उतरोगे तो नथिंग इज गुड पोस्चर और नथिंग इज बैड पोस्चर। कोई भी अच्छा पोस्चर नहीं है, कोई भी बुरा पोस्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो एक बहुत अच्छी दिखा दी कि देखो सर गुड पोस्चर की डेफिनेशन ये होती है, बैड की ये होती है। ऐसा कुछ नहीं है। हर वो पोस्चर गुड है जो आपको पेन नहीं दे रहा, और हर वो पोस्चर बैड है जिसमें आपको तब पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मैं आपको इतने ऐसे ऐसे पोस्चर दिखा दूंगा जो आपको, आप देखने से बोलोगे अरे ये तो बैड पोस्चर है, इसका टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन उससे पूछो कोई आपको पेन है? हमें तो कोई पेन नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेती है। बॉडी अपने आप के, बॉडी के अंदर जितनी मसल सब कुछ होती है वो उनका अरेंजमेंट उस अकॉर्डिंग करने लग। जैसे सबसे आपको देखने को मिलेगा कंजेनाइटल में। बचपन से अगर किसी का जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब्ड है, ये बचपन में 90% आपको वहीं देखने को मिलेगा। बचपन से किसी का पोस्चर डिस्टर्ब है, और आपने तो एक थ्योरी पढ़ रखी है कि गुड पोस्चर तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे कि दोनों शोल्डर एकदम एक लेवल पे सब कुछ होना चाहिए बिल्कुल। आप जैसे इसमें डेफिनेशन देखो लिख के तो आपको यही आना है, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल वैल्यू बताता हूँ कि डेफिनेशन तो ये कि नॉर्मल गुड पोस्चर, नॉर्मल अ पर्सन स्टैंड डायरेक्ट विद सेंटर ऑफ ऑसिपुट इन लाइन विद द नेटल क्लेफ्ट, टू शोल्डर एट सेम लेवल, सिमेट्रिकल नंबर होने चाहिए, स्क्वायर एकदम पेल्विक है वो एकदम स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि वो ऐसा ना हो कि एक तरफ उसका पेल्विक झुक रहा हो। तो जब आप इस पेशेंट को बैक से देखोगे तो उसका जो यहाँ पर, एक सेकेंड, इसमें कोई है? एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे दिखाता हूँ। पेल्विक इसको जब पेल्विक देखो, इसको इसको बताता हूँ विंडो कैसे बनती है। पेल्विक टिल्ट में जनरली टेढ़ी हो जाती है। इसमें कोई पोस्चर पीछे से नहीं दिया। जिनका पोस्चर बिल्कुल ठीक होता है ना पीछे से, इसका फ्रंट बैक से, तो उसमें क्या होता है कि जो दोनों वो होते हैं ना, दोनों हिप एरिया वो बिल्कुल एक ही लाइन में आते हैं। जब आप विंडो बनाओगे ना तो बिल्कुल स्क्वायर विंडो बनेगी इस तरीके से, एक लाइन में। क्योंकि अगर आपका एक हिप घुट गया, एक नीचे हो गया, देखो अभी इसमें इस बैक से देखोगे तो इसमें आप देखोगे ना, पहले इसमें देखो स्क्वायर विंडो नहीं बन पाएगी। इसमें देखो अगर आप एक लाइन खींचो तो ये लाइन, अरे सॉरी, इसमें जब आप स्क्वायर विंडो बनाने जाओगे तो ये वाली लाइन देखो नीचे जा रही है, तो ये स्क्वायर नहीं बन पाई। जब दोनों हिप एक लाइन में होंगे ना तो ऑटोमेटिक कैसा एकदम परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और आपको वो दिखेगा भी। आप जब पीछे से किसी को देखोगे ना तो आप उसके नंबर पे देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक, अगर जिसका पेल्विक टिल्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आपको एकदम करेक्ट स्क्वायर विंडो बनती हुई दिखेगी। और अगर किसी का एक ऊपर एक नीचे होगा तो स्क्वायर नहीं बनेगी, फिर क्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये भी एक देखने का तरीका होता है, ठीक है, स्क्वायर विंडो। ठीक है, तो इन केस ऑफ बैक दिख रहा है, टू शोल्डर सेम, दोनों शोल्डर है वो सेम लेवल पे चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, है ना, नहीं तो इस वजह से डिस्टर्ब। सिमेट्रिकल नंबर होना चाहिए, स्क्वायर पेल्विस बनना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ बैक पेन लुक फॉर, अगर ऐसा है तो पेशेंट को आप कैसा स्कॉलियोसिस देखो, स्कॉलियोसिस कैसे देखते हैं, काइफोसिस कैसे देखते हैं, ये सब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, जाके देखो। कि स्कॉलियोसिस को अगर आपको देखना है तो कि पीछे से देखोगे कि साइड से देखोगे, काइफोसिस देखना है तो पीछे साइड से, मैं नहीं बताऊंगा, वहां जाके चैप्टर में देखो, आपको याद आएगा। ठीक है, लॉर्डोसिस, पेल्विक टिल्ट, फॉरवर्ड, कहीं ऐसा तो नहीं फॉरवर्ड फ्लेक्शन है आगे की तरफ झुका उससे पेन आ रहा हो, तो ये पोजीशन देखना बहुत जरूरी होता है। मैं पोस्चर को लेके एक बात कह रहा था, मैं बोल रहा था कि जनरली क्या है, बहुत सारे ऐसे पोस्चर देखोगे बचपन में जो कंजेनाइटली क्या होते हैं बहुत ज्यादा उनके पोस्चर डिस्टर्ब होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन मतलब आप जब आप नेकेड आई से देखोगे तो लगा रहे ये पोस्चर तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप उनसे पूछोगे अच्छा इससे कोई पेन होता है तो बोलेगा नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर आपके अकॉर्डिंग वो गुड पोस्चर हुआ कि बैड पोस्चर हुआ? क्योंकि आपने तो एक थ्योरी रट के आए हो कि अगर वो जो आपने डेफिनेशन बता दी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप बोल देते हो नहीं नहीं ये जो पोस्चर है ये टेढ़ा है। तो आप हमेशा याद रखना, गुड पोस्चर और बैड पोस्चर नोटबुक में अलग होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होता है। जो आपको पेन नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका कैसा हो, आपका बैड पोस्चर हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके लिए बैड पोस्चर हो। तो ये, लेकिन एग्जाम में ये ऐसा मत लिख के आना, एग्जाम में तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। तो इसलिए कभी भी हमेशा याद रखना कि कभी भी पोस्चर को लेके बिल्कुल भी मत बोलना किसी को भी कि ये इसका पेन का रीजन हो सकता है। पहले समझना पोस्चर को ही, हमेशा उसका वो मत बना लेना कि यार नहीं इसका पोस्चर डिस्टर्ब है तो 100% इसका जो पेन का कारण है वो उसका क्या हो रहा है, पोस्चर ही है। नहीं, जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इतना समझाया। तो स्कॉलिसिस, अब ये मैंने आपको लता देखना, तो स्कॉलिसिस हम कहाँ देखते हैं, पीछे, अगर हमें समझ आएगी। ठीक है, तो आप बैक से देखोगे तो बैक से पीछे से देखते हो तो ऑटोमेटिक स्कॉलिसिस, और लोडोसिस देखनी है, लोडोसिस और काइफोसिस देखनी है तो आप साइड से देखते हो।
साइड से देखोगे तो आपको काइफोसिस और लॉर्डोसिस दिखेगी, और बैक से पीछे से देखोगे तो आपको स्कोलिसिस नजर आएगी, है ना। क्योंकि जो साइड हम पे वो पीछे से तो दिखने में नजर आएगा, साइड से देखोगे तो आगे पीछे का नजर आता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। मसल स्पाज्म, है ना, एक्यूट में ये भी पेन करेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी हुआ है तो तुरंत मसल वहां की स्पाज्म में चली जाती है। टेंडरनेस का मतलब समझते ही हो, टेंडरनेस भी देखो कि वहां की जो मसल है वो स्पाज्म में तो नहीं है, नहीं तो क्या पता आप लगे हो बाकी सब चीजों में, पता चला कि जो पेन का मेन कारण तब होता है स्पाज्म, और आप स्पाज्म पे काम ही नहीं करे। तो स्पाज्म चेक करो, कहीं स्पाज्म हो तो उसको ठीक करना है। टेंडरनेस पे ध्यान दो, टेंडरनेस तो नहीं है तो लोकलाइज टेंडरनेस में इंडिकेट लिगामेंट और मसल टियर, क्योंकि हम बात कर चुके हैं स्ट्रेन और स्प्रेन में टेंडरनेस बहुत बड़ा साइन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर कोई टियर तो नहीं हो गया। ठीक है, तो देयर मे बी ट्रिगर्ड पॉइंट एंड टेंडर नोड्यूल्स इन केस ऑफ फाइब्रोसाइटिस। अगर किसी को अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ट्रिगर पॉइंट पेन और टेंडरनेस हो सकती है। ट्रिगर पॉइंट पेन का मतलब समझते हो क्या होता है, कि किसी को एक पॉइंट पर ही पेन है, कि जहां आप टच कर रहे हो, जैसे मैं उसको किसी को मैंने बोला, उसने बोला अच्छा मेरे बैक में पेन है, और मैं उसको फील करा रहा हूँ, मैं से बोल यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, उसने बता दी कि सर बिल्कुल एक्यूरेट यही पेन है, तो उसे बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट पेन। और हम पूरे में टच कर रहे, बोल रहा है यहाँ भी है, यहाँ भी है सर, हमें नहीं समझ आ रहा है यहाँ है, तो उसे बोलते हैं फिर जनरलाइज्ड पेन, कि कहीं भी हो रहा है। ठीक है, स्वेलिंग वगैरह देखो, स्वेलिंग तो नहीं है। कोल्ड एप्सिस, टीबी पॉट्स डिसीज के केस में आपको कोल्ड एप्सिस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। रेंज ऑफ मोशन चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेंज ऑफ मोशन डिस्टर्ब के, बहुत सारे अपन फैसेट जॉइंट वगैरह की जो पढ़ के है ना, उन सब में आपकी रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। देयर इज लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट इन ऑर्गेनिक डिसीज ऑफ द स्पाइन, है ना। जैसे मोस्ट कॉमन आपकी रेंज ऑफ मोशन किस में चली जाएगी, फैसेट जॉइंट वालों में, जो हम पढ़ के आए। ये सब हम देखेंगे जब पेशेंट को स्टैंड करेंगे। लेटा के हम क्या चेक करेंगे, ये सारे मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे कंप्लीटली मैंने आपको स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, पेशेंट को सुपाइन में लेटा के उसका हिप से फ्लेक्शन करके पैर उठवाते हैं। तो अगर आप उसका जब वो पैर उठाएगा और लो बैक आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि पीछे की तरफ नर्व दब रही है। ये सारे टेस्ट मैंने आपको लो बैक एक में, क्या बोलते हैं, लंबर डिस्क डिसीज में अच्छे से समझाए, तो वहां जाके देखना। एसएलआर टेस्ट करा सकते हो। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको इंट्रप एंड न्यूरोपैथी चैप्टर पढ़ा है, वहां आपको पूरा बताया कि कौन सी, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। आप देखो कि कौन सी मसल्स में सेंसेशन नहीं आ रहा, उससे क्लियर हो जाएगा अच्छा ये वाली जो मसल्स है ये इस पार्ट को सप्लाई करती है, तो आप दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा इस पार्ट पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सेंसरी, मोटर एंड रिफ्लेक्सेस ऑफ लोअर लिम्ब आर एग्जामिन, ये भी एग्जामिन करे जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेरिफेरल पल्स। मतलब कि देखो बाकी सब तो चीजें आपने बात कर दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर ब्लड ही नहीं मिल रहा हो तो क्या करोगे, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर क्या करोगे। आपने सब बात कर ली, तो ये पेरिफेरल पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर ये देख लो। तो जब भी अपनी लिस्ट बनाओगे, अच्छा ये रीजन हो सकता है, तो वहां पर जरूर देखो कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई है कि नहीं। इसको बोलते हैं क्लॉडिकेशन, वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन का मतलब होता है पेन ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई। जिस जगह पे ब्लड सप्लाई, ऐसा बहुत तो आपने देखा होगा लोअर बैक पेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती ना प्रॉपर, तो उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो वो भी पेन कॉज करते हैं। तो हमेशा जब भी लो बैक का रखो तो एक लिस्ट में अपनी ब्लड सप्लाई भी देख लो। कैसे, पेरिफेरल पल्स चेक करके करते हैं। शुड बी पाल्पेटेड टू डिटेक्ट अ वेस्कुलर कॉज, कि वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई है कि नहीं, क्योंकि और एक्सरसाइज काम भी यही करते हैं। आप एक्सरसाइज कराते हो ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिक पेन कम होता है ना। तो ये भी वन ऑफ द आपका कॉज हो सकता है, वेस्कुलर कॉज ऑफ लो बैक पेन विच में बी ड्यू टू वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। देखो क्लॉडिकेशन 2 मार्क्स में पूछते हैं। क्लॉडिकेशन आपके ए टू जेड बॉडी में कहीं भी हो सकता है। क्लॉडिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे देखो कुछ भी लिख के आ सकता है, ऐसे आ सकता है जॉ क्लॉडिकेशन। सर जॉ क्लॉडिकेशन मतलब लेस ब्लड सप्लाई टू दी जॉ विच कॉज पेन कॉल्ड जॉ क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन की याद कर लो, नाम आपके 2 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकते हैं ना, जैसे जॉइंट क्लॉडिकेशन, लेस ब्लड सप्लाई टू दी जॉइंट एंड कॉज पेन कॉल्ड जॉइंट क्लॉडिकेशन। तो आगे जो लगा देंगे ना वर्ड, वो उस एरिया में होता है। क्लॉडिकेशन का मतलब होता है कि लेस ब्लड सप्लाई की वजह से, लेस ब्लड सप्लाई टू इट्स आर्टरी, जो वहां पर जनरली जो आपकी आर्टरी होती है उससे लेस ब्लड सप्लाई होती है, उसकी वजह से जो पेन कॉज होने लग जाता है उसे क्लॉडिकेशन कहते हैं। जिस जगह पर क्लॉडिकेशन होते हैं उसका नाम आगे लगा देते हैं, जॉइंट में कि जॉ में कि आपके शोल्डर जॉइंट, ऐसे लिख देंगे शोल्डर जॉइंट क्लॉडिकेशन, यानी लेस ब्लड सप्लाई टू द शोल्डर जॉइंट विच कॉज पेन इन द शोल्डर जॉइंट कॉल्ड शोल्डर जॉइंट क्लॉडिकेशन। तो 2 मार्क्स में क्लॉडिकेशन की डेफिनेशन पूछते हैं, आ चुकी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से बताया। एडजेसेंट जॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लो बैक एक तो देख रहे हो, पता चला कि लो बैक एक में कोई पेन नहीं है, पेन था हिप जॉइंट या सैक्रोइलियक जॉइंट जो आसपास के उनमें तकलीफ है और उसमें हो रहा है। हम हिप जॉइंट के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, क्या बच्चों के लिए हमने पैर्थीज डिसीज पढ़ी थी, है ना, और क्या पढ़ा था,
कंजेनाइटल डिस्प्लेजिक हिप पढ़ा था, CDH, वो भी एक कॉज हो सकता है पेन का, ठीक है। ये सारी चीजें है ना। और जैसे बड़ों में एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, जो कि सैक्रोइलियक रीजन में होता था एंकुलाइज स्पॉन्डिल, तो ये सारे क्या रीजन हो गए, एडजेसेंट जॉइंट का। तो ये भी चेक करना जरूरी है, वरना हम दिमाग लगा रहे हो और पता चले कि जो पेन है वो आसपास के रीजन की वजह से आ रहा है। तो ऑफ्टन द पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिप जॉइंट और द सैक्रोइलियक जॉइंट, हेंस दिस जॉइंट शुड बी एग्जामिन्ड रूटीनली। तो इनको भी चेक करना बहुत जरूरी है। और आसपास के एरिया भी चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एब्डोमेन का पेन रेफर हो रहा हो, या रेक्टम का, या फीमेल्स में वजाइना का, तो उनका भी एग्जामिनेशन करना जरूरी है। चेस्ट एग्जामिनेशन भी करते हो, क्योंकि थोरेसिक की कहीं ऐसा नहीं कि थोरेसिक का पेन आ रहा हो, तो आसपास के रीजन भी चेक करना बहुत जरूरी है। कि आप लो बैक एक तो बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लो बैक एक जो आ रहा है वो कहीं दूसरी वजह से आ रहा हो और आप लगे हो कि लो बैक एक हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा कंप्लीटली आज की लो बैक एक लेके, ठीक है। दैट्स कंप्लीट अबाउट फॉर लो बैक एक।